तो बस इस ट्रिक को अगर आप अपनी यूपीएससी सीएससी के आंसर राइटिंग में अगर अप्लाई करते हो तो आप पाओगे कि अपने फ्रेंड से, अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा डिफरेंस, अपने आंसर शीट को उनके आंसर शीट से मिलाओगे तो आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस दिखाई मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सागरिका। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट येट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल अबाउट यूपीएससी सीएससी आंसर राइटिंग एज वेल एज स्टेट पीसीएस वाले जितने भी बच्चे हैं वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग का जो एक बेसिक आइडिया होता है वो सारे एग्जाम के लिए सेम होता है। सो शुरू करते हैं। मैं खुद एक शीट लेकर आई हूँ, प्रिपेयर की हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे डीएम के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो आई थॉट कि सारे को एक जगह कंसोलिडेट करके एक वीडियो ही बना दिया जाए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करें। तो जो नंबर 1 है, दैट इज द क्वेरी नंबर 1। आप सबका जो पहला क्वेश्चन होता है, तो मैं समझा दूं व्हाट इज आंसर राइटिंग। वेल, आंसर राइटिंग क्या है तो ये मैं समझा देती हूँ कि प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद जब भी आप यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस के प्रीलिमिनरी एग्जाम देते हो विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद आप देते हो मेंस का एग्जाम। एंड मेंस के एग्जाम में आपको हर सब्जेक्ट्स का आंसर सब्जेक्टिव वे में लिखना होता है, ठीक है। एंड मैं नहीं मानती हूँ, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, कि जो मेंस का आंसर राइटिंग होता है उसका मार्क्स और साथ ही साथ आपका जो उसके बाद इंटरव्यू होता है उसका मार्क्स, इन दोनों का मार्क्स को मिला के मिलता है आपका फाइनल मार्क्स, जिससे आपका रैंक डिसाइड होता है। एंड यही रैंक का मतलब होता है आपको कौन से सर्विसेज मिले या कौन से सर्विसेज मतलब आपके मन चाह सर्विसेज आपको मिले या नहीं। सो डिसिसिव होता है बहुत ज्यादा रैंक। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, एक्चुअली दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ क्वेरी बट इट इज मोर ऑफ कंफ्यूजन टाइप। तो कंफ्यूजन ये होता है कि हाउ डिफरेंट इज दिस आंसर राइटिंग फ्रॉम स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। मतलब यूपीएससी का आंसर राइटिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी के आंसर राइटिंग से कैसे डिफरेंट होता है। तो मैं बता दूं सिंपली कि स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो आंसर राइटिंग होता है, वहां पे जब आंसर्स लिखते हो आप, तो वहां पे वर्टिकल डेप्थ आपका देखा जाता है ना। व्हाट इज दिस वर्टिकल डेप्थ? तो मान लो आपने किसी भी सब्जेक्ट को लिया हो अपने ऑनर्स में, आप बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कोई एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, आप उसके ऊपर ही पूरा पढ़ाई करते हो एंड दैट इज द वर्टिकल डेप्थ। मतलब आप एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके चीजों को जब आंसर में लिखते हो तो दैट इज वर्टिकल डेप्थ। बट यूपीएससी जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेप्थ देखती है, मतलब बहुत सारी चीजों का आपका यहाँ पे वो टेस्ट करती है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डेप्थ। इस वे में होलिस्टिक व्यू आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ यूपीएससी। द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम्स, यूपीएससी के केस में आपको जो मतलब आपका जो वर्ड होता है वो आपको लिमिट कर दिया जाता है। लाइक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो यू विल सी 150 वर्ड, 250 वर्ड, ओके। बट इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स आपके पास बहुत ज्यादा पेज भर के आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस आ गया। वेल, मैं बता दूं, अगर वर्ड लिमिट कम कर दिया जाता है जहां भी जिस भी एग्जाम में, तो वहां पे एक चैलेंज आता है, वहां पे जैसे ही क्वांटिटी घटा क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आपका आंसर जो यूपीएससी और पीपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस में होगा उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगी। एंड आपका आंसर इतना बेहतरीन होना चाहिए बाकियों से कि वो एकदम दिखे, लो मतलब जो चेक करेंगे पेपर को उनको दिखे सबसे अलग एंड यूनिक, तभी आपको मिलेगा मार्क्स भी बहुत। तो अब आया ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन, यस, आंसर राइटिंग कब से करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैं इसे ही वैल्यू करती हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में बहुत ज्यादा आता था। मैंने बहुत लोगों से, बहुत अलग अलग मतलब एडुकेटर से पूछ के ये फाइनलाइज किया कि आंसर राइटिंग आपको करना है 1 ईयर बिफोर मेंस। मतलब अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि मेंस का एग्जाम है 2023 के सितंबर से, तो आपको आंसर राइटिंग करना है 2022 के सितंबर से, मतलब 1 ईयर बिफोर मेंस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब से करे वाले सेक्शन में आता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आंसर राइटिंग तभी करे जब 40% ऑफ द स्टैटिक सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया हो। कोई भी आपसे कह रहा हो कि शुरू फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या कर लोगे, कैसे करोगे आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से? आर्ट्स वाले बच्चे आएंगे, उन्हें साइंस का कुछ पता नहीं, साइंस वाले को आर्ट्स पता नहीं, कॉमर्स वाले को भी बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा आर्ट्स एंड साइंस रिगार्डिंग, तो कैसे कर लोगे फर्स्ट डे से? तो कुछ नॉलेज गेन करो, यूपीएससी का सिलेबस लो, उससे कुछ नॉलेज निकालो, स्टैटिक चीजों को पढ़ो। नाउ कम्स व्हाट इज स्टैटिक चीज, तो बता देती हूँ इजीली कि स्टैटिक चीज क्या है। ऐसी चीज जो कभी बदलती नहीं हो, तो सिलेबस का वो पार्ट जो कभी ना बदले वो हो गया स्टैटिक चीज। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ यार, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो पॉलिटी अगर उठाओगे तो फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, ये कभी बदलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं जो पहले दे दिए गए हैं वो कभी नहीं बदलेंगे, तो ये सारी चीज नहीं बदलते। आर्टिकल्स बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स जो होता है ना उससे और ज्यादा, मतलब करंट अफेयर्स जब आप पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि चीजें ऐड होती है, वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन स्टैटिक चीज बदलता नहीं है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब क्या होता है, ये कभी बदलेगा क्या? कभी नहीं बदलेगा। लेकिन कहाँ पे अर्थक्वेक रिसेंटली आया, कहाँ पे वोल्केनो हो रहा है,
पूरे वर्ल्ड में, ये जानना तो करेंट अफेयर्स का पार्ट, दैट इज डायनेमिक पोर्शन। और स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना आपके हाथ में है। हिस्ट्री का जितना भी पार्ट होता है वो स्टैटिक ही है, उस पर तो कभी कुछ नहीं बदल सकता। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, ऋग्वेद पीरियड में क्या हुआ था, मॉडर्न्स, गुप्तास, जितने भी दिल्ली सल्तनत जो भी है, मुगल्स, ये लोग बदलेंगे क्या? ऑलरेडी जो हो चुका है, तो वो स्टैटिक हो गया। तो आप पहले इतना पोर्शन कंप्लीट करो, एटलीस्ट 40% कंप्लीट करो, देन कम टू आंसर राइटिंग। दैट्स द बेस्ट टाइम अपना आंसर राइटिंग शुरू करने का। एंड मैं फिर से कह रही हूँ कि 1 ईयर पहले से मेंस के आपको आंसर राइटिंग शुरू करना है, उससे पहले मत करो। लिखोगे शुरू में बहुत ही फालतू आंसर लिखो, बट 1 ईयर पहले ही। फोर्थ थिंग इज अप्रोच क्या होना चाहिए एक परफेक्ट आंसर लिखने का। तो एक परफेक्ट आंसर लिखने का अप्रोच मैं जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन देखते हो तो उसका आपको इंट्रोडक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद एक बॉडी लिखना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाले मतलब इसी डिजाइन को फॉलो करके आप अपने आंसर को बेस्ट बना सकते हो। लेकिन थोड़ा और इसको खोलते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इंट्रोडक्शन, अब मैं एग्जाम्पल की तरफ से आपको समझाती हूँ। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उनके वो दोनों का जो आइडियोलॉजी था बहुत ज्यादा अलग था, सच में बहुत ज्यादा अलग था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते थे। तो और मान लो ये क्वेश्चन देके आपको बोल दिया कमेंट, ठीक है? तो ये जो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से उठाना है वो है डायरेक्टिव वर्ड। ये डायरेक्टिव वर्ड क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में जो कमेंट आया ये एक डायरेक्टिव है। किसी क्वेश्चन में आप देखोगे एनालिसिस, किसी क्वेश्चन में देखोगे आप इल्यूसिडेट, कहीं पे आप कुछ भी देखोगे इस टाइप की, डिफाइन, ठीक है? तो ये सारी चीज होते हैं डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप आंसर का जो फॉर्मेट है वो ही गलत होते चला जाएगा और फिर आपको कम मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब कि किसी क्वेश्चन का अगर डिमांड है कि आपको इस पर्टिकुलर आंसर में इसका प्रोज एंड कॉन्स बताना था, और मान लो आपने क्वेश्चन समझा नहीं, डायरेक्टिव समझा नहीं, आपने बस उस क्वेश्चन का सिर्फ प्रोज बता दिया, मतलब पॉजिटिव पॉइंट ही बता के छोड़ दिया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या? ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको डायरेक्टिव जानना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, अब ये क्या नया चीज आ गया? तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, वहां पे जाइए। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टिव से रिलेटेड एक फाइल पूरा अपलोड किया है फ्री में, वहां जाके आप उसे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए एंड रीड इट एवरी डे, लाइक 5 और 10 मिनट्स दे दो, अभी से नहीं कुछ टाइम बाद से, एंड आपको खुद पता चल जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको सबसे पहले डायरेक्टिव्स को पता करना है कि मुझे आंसर में एक्चुअली करना क्या है, लिखना क्या है, ठीक है? आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन को देखो अप्रोच कैसे करोगे। तो गांधी जी और गांधी जी एंड बोस जी जो है, इनके बारे में आप बताओ, इनके फ्रेंडशिप के बारे में बताओगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन में मेन बॉडी में इनका आइडियोलॉजी जो डिफरेंस है उसके बारे में बताओगे, अच्छे से पॉइंट वाइज बताना, ठीक है? एंड फाइनली कंक्लूड करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे तो कुछ पूछा नहीं गया है कि आप इस पे क्या एडिशनल दे सकते हो, तो इसमें कंक्लूजन इसका बहुत ही सिंपल आ जाएगा कि हाँ, इन दोनों में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के काफी इज्जत करते हैं, और इसी फ्रेंडशिप के कारण, इसी बॉन्ड के कारण आज ये दोनों मिलके हमारे कंट्री को आजाद करवाया है, ठीक है? तो इस टाइप से आप अपने लैंग्वेज में कंक्लूजन बना सकते हो। वेल, जहाँ पे क्वेश्चन डिमांड करता है कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का, ठीक है, तो वहां पे कंक्लूजन थोड़ा बदल जाता है, तो वो विद प्रैक्टिस आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया। अब अप्रोच में आपका हो गया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आपको पता चल गया, बॉडी में क्या होना चाहिए ये भी पता चल गया, ठीक है? एंड इवन द कंक्लूजन पार्ट भी मैंने क्लियर कर दिया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक अप्रोच में होना चाहिए वो आपके आंसर में बैलेंस दिखना चाहिए। कभी भी इम्पार्शियल होके आपको आंसर लिखना है, पार्शियलिटी नहीं दिखानी है। स्पेशली ये पॉलिटी के फ्रंट से मैं कह रही हूँ, पॉलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए दैट यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। सो ये चीज याद रखो, अपने आंसर में जितना हो सके डायग्राम्स दो, फिर फ्लो चार्ट यूज करो, ठीक है? जितना ये सब हो सके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जितना हो सके वो बेहतर होगा। अपने आंसर को बहुत ज्यादा इजी रखो, क्रिस्प रखो, जिससे कि जो एग्जामिनर हो एक नजर में आपके आंसर को देखे एंड बोर्ड ना हो जाए। पैराग्राफ में लिखना बंद करो, अब बहुत ही ज्यादा पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना वैसे लिखो आंसर, कि एक नजर में दिखे और आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है? कोई चीज अगर लिख के नहीं समझाने का मन है तो उसको डायग्राम के थ्रू समझा दो, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इस चीज में। टॉपर्स के नोट्स को देखो, उससे आपको पता चलेगा बहुत सारे मतलब जो होता है ना, आपको चीजें वहां पे पता चलेगी अगर आप टॉपर्स की नोटबुक को देखते हो। सो वेल, आई थिंक मैंने ये क्लियर किया होगा कि अप्रोच क्या रखना चाहिए। चलिए आप अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फिफ्थ क्वेरी इज कि आंसर राइटिंग शुरू कहाँ से करें। अब आप
को पता चल गया है कि कैसे करें, लेकिन कहाँ से करें ये नहीं पता है। तो पहला तो सोर्स मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको ले लो, उसका बुक लेना बहुत जरूरी है, डाउनलोड मत करो, ले लो उस बुक को एंड अपने पास रखो एंड उसको एनालाइज करो कि कैसे एक मॉडल आंसर को लिखा गया है, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहाँ से आप करो, तो दैट इज बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे IAS बाबा हो गए, फोरम IAS हो गए, इनसाइट ऑन IAS हो गए, इस टाइप के जो वेबसाइट्स होते हैं, यहाँ पे आपको डेली वो लोग खुद से ही एक आंसर क्वेश्चन वो लोग पुटअप करते हैं हर अलग अलग GS के टॉपिक्स के साथ। आप क्वेश्चंस को देखो, अपने कॉपी में लिखो एंड भले ही डे 1 में आप बहुत ही एक फालतू सा आंसर लिखते हो, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ वो भी बेहतर होते जाएगा। बाद में आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने आंसर को इम्प्रूव भी कर सकते हो। अब टाइम आ गया है उस ट्रिक को बताने का जिसका इंतजार शायद आप शुरू से ही कर रहे हो। ये ट्रिक अगर आपने अभी से यूज करना शुरू कर दिया तो आपका आंसर सच में औरों के आंसर से काफी ज्यादा अलग दिखेगा एंड बहुत ही ज्यादा पॉलिश भी दिखेगा, जिससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, और मार्क्स ज्यादा मिलेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। सो देखो, ट्रिक बहुत ही इजी है। मान लो कि UPSC जो है, अगर आप PYQs एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको एक चीज जरूर पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, एवरग्रीन टॉपिक जिन्हें हम कहते हैं, कि उनके बाहर फिर UPSC क्वेश्चंस बनाते नहीं है। ऐसे कौन से टॉपिक्स है, पहले तो वो फाइंड करो, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स मेरे हिसाब से जो मैंने अपने फाइंडिंग से मैंने निकाला है वो है विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, कल्चर ऑफ इंडिया, एजुकेशन, टूरिज्म, पुलिस, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में चल रहा है, श्रीलंका के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मिसाइल्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो आप अपने मन से बना सकते हो बाद में। तो कहने का मतलब आप पूरा सुन लो। मान लो इन टॉपिक्स में से मैं अगर एक टॉपिक उठाती हूँ विमेन, तो आप क्या करो, मान लो मैं एक टॉपिक उठाती हूँ हेल्थ, तो हेल्थ के ऊपर आप इंट्रोडक्शन पहले से ही एक तैयार कर लो। हो सकता है क्वेश्चन आपको कुछ अलग भी पूछ सकता है, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक कॉमन इंट्रोडक्शन सबका ही एक जैसा होगा। मतलब कि एग्जाम में अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिख सकते हो और इससे रिलेटेड कंक्लूजन भी तैयार कर लो कि हाँ ये चीज है, आपने एक कोटेशन याद कर लिया हेल्थ से रिलेटेड एंड आपने वहां पे पुट भी कर दिया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हर टॉपिक का तैयार कर लो, एक कॉपी लो, एक नोटबुक बनाओ, विमेन एम्पावरमेंट में आओ, विमेन से रिलेटेड एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन आप गूगल सर्च करके ही सही कर लो तैयार, एंड उसका रिलेटेड कंक्लूजन भी। बाद में हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, किसी कहीं पे विमेन से रिलेटेड कुछ अच्छा चीज भी पूछा जा सकता है, जैसे कि विमेन किस तरह से अभी इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, पहले का स्थिति क्या था, अभी क्या है, डिफ्रेंशिएट करने मिल सकता है। या फिर कुछ नेगेटिव चीजें भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कोविड पैंडेमिक के टाइम में विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तो इस पे आपका क्या विचार है, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, जो भी था। तो इसमें से कॉमन चीज क्या आता है, वो कॉमन चीज है विमेन। तो विमेन से ही रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन साथ ही साथ एक कंक्लूजन बना लेना है। तो आपका जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, तो मान लो कभी भी ऐसा हुआ, मान लो अपने मिसाइल से रिलेटेड अपना ये चीज बना के रखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपने मिसाइल से रिलेटेड बनाया है, लेकिन आपसे कुछ स्पेसिफिक मिसाइल के बारे में मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि आपसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछ लिया एंड यू हैव नो आइडिया, तो जीरो मार्क्स लाने से बेहतर है अगर आप इंट्रोडक्शन मिसाइल के ऊपर लिख दोगे एंड कंक्लूजन कुछ कोशिश करना देने का, तो जीरो से बेहतर 2-3 मार्क्स तो आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने कुछ तो लिखा है। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ 2 और 3 मार्क्स, आपका रैंक यहाँ से यहाँ आ जाता है। सो थोड़ा वैल्यू करो, थोड़ा दिमाग से इस एग्जाम को दो एंड स्ट्रैटेजिकली इसका तैयारी करो, तो देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। सो आई होप गाइस कि मैंने पूरा कोशिश किया है कि आंसर राइटिंग का जितना भी हो सके नीटी एंड ग्रिटी मैं अब तक साझा कर पाई हूँ। अगर हाँ, और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करना, एंड कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, goodbye, good luck, and all the best to all my dear aspirants. Let's crack it together.